शैलजा कुमारी और हुड्डा के बीच में खुद ही जो चीजें लगी रहती हैं, तो वहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी और ज्यादा है? बीजेपी का जो एक आइडिया हमेशा से रहा है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि जम्मू कश्मीर में भी 370 हटा है। 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां पर हर महीने या हर कुछ हफ्तों के बाद में इलेक्शंस होते रहते हैं, और उनकी बात ये सच भी है। अभी हालिया ही कुछ समय पहले इलेक्शंस गुजरे हैं और फिर से इलेक्शंस जो हैं घोषित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की घोषणा जो है कर दी है, और जम्मू कश्मीर में जो है 3 फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। और हरियाणा में सिर्फ एक फेज में इलेक्शन होगा, जो कि होगा 1 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हरियाणा वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक राज्यों में से आता है, जहां पर कोई भी सरकार दूसरी बार रिपीट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और लोगों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि क्या ये सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा राज्य का जो इतिहास रहा है, चाहे वो भजन लाल पार्टी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी हो, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम अन्य जो पार्टियां हैं वो रिपीट होंगी या नहीं होंगी, इन सभी चीज़ों को लेकर हरियाणा में एक विवाद तो बना ही रहता है। और अब जम्मू कश्मीर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि सरकार को 30 सितंबर से पहले इलेक्शंस नहीं कराने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसी पर चर्चा करते हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाला है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही राज्यों में, या यूं कहें कि एक राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास पॉलिटिकल विशेषज्ञ देवव्रत मिश्रा सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बारे में जैसे बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट हो रही है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी सीट है जहां पर दूसरी बार रिपीट होने में सोचना पड़ता है किसी गवर्नमेंट को, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब वो भेजते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि गधे पर बैठा के भेजेंगे, बेइज्जती करके पूरी तरीके से भेजते हैं। और जम्मू कश्मीर में 370 के बाद 90 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा करते हैं और फिर हम हरियाणा पर चर्चा करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में भी 370 हटा है, और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये? देखिए, ये दोनों जो स्टेट के इलेक्शन है, स्टेट तो नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर अभी स्टेटहुड मिला नहीं है जी, बट हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड आगे चल के महाराष्ट्र जी, इन तीनों इलेक्शन का रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बहुत बीजेपी आफ्टर दिस लोकसभा इलेक्शन, जहाँ पे इनको थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, मतलब रिजल्ट इनको तो मिल गया है बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला है। जी जी जी। तो वो जो सेटबैक हुआ है, उसके बाद जो इनके पास जो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट मिलेगा अगर इलेक्शन में हरियाणा में ये जीत जाते हैं, एंड जेएनके में भी अगर अच्छा रिजल्ट आता है जीत जाते हैं, एंड आगे चल के अगर महाराष्ट्र में होता है, अगर यहाँ पे कांग्रेस या किसी और को मिलता है तो इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आगे चल के सारे डिसीजन जितने लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। तो ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है इन दोनों जगह के। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद ये पहली बार इलेक्शन होगा, एंड 2014 में मैं भी एक स्ट्रैटेजिस्ट था वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी में मैंने पूरा काम किया था उनके लिए, एंड वहाँ से जीते भी थे। अच्छा। नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा जीते थे। जम्मू कश्मीर बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशन है, एंड जब से डीलिमिटेशन हुआ तो 7 सीट का और मिल गया, 90 सीट हो गए। हाँ, 90 में तो जम्मू को 6 सीट एक्स्ट्रा मिल गया, एंड कश्मीर में 1 सीट एक्स्ट्रा मिला। सो कश्मीर में अभी 47 है और जम्मू में 43 सीट्स है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंपोजिशन इसलिए है क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल एरिया है, जी जी जी, एंड कश्मीर मुस्लिम बहुल एरिया हो जाता है। जी जी। तो ये कंपोजिशन अभी बहुत ज्यादा मायने रखता है इसमें, एंड इसमें जो अभी का जो कंडीशन है, जैसे एब्रोगेशन ऑफ 370 है, आर्टिकल 370, उसके बाद से स्टेट में, मतलब पूरा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छा पीसफुल माहौल है अभी। एंड लोकसभा इलेक्शन का अगर आप देखेंगे तो वोटर टर्नआउट बहुत स्ट्रांग हुआ था, हर बूथ पे लंबे लंबे लाइन लगे हुए थे। तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि कुछ
चेंज हो, कुछ डेवलपमेंट आए। तो ये जो रिजल्ट आने वाला है वो बीजेपी के लिए बहुत मायने रखेगा इसके लिए। बिल्कुल। एंड लास्ट टाइम पीडीपी के साथ इन्होंने कोalition करके गवर्नमेंट किया था, फिर उसके बाद अपना जो सपोर्ट है विड्रॉ कर लिया था 2018 में, तो उसके बाद से गवर्नर्स रूल चल रहा है जी। क्योंकि जम्मू में क्या हो रहा है, जम्मू बहुत पीसफुल था एंड सारे एक्टिविटीज उधर होते थे, जो अभी बिल्कुल ठंडा हो गया था, कुछ भी नहीं हो रहा। अब जम्मू में आपने देखा होगा बहुत रेगुलर इंटरवल में चलता जा रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए ये हो सकता है एंड ये भी हो सकता है कि भाई अभी वो प्रूव भी करना चाहते हैं कि भाई जम्मू में अभी पीसफुल माहौल नहीं है। बिल्कुल। तो ये है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि 30 सितंबर के बाद ही इलेक्शन नहीं कराना है, होल्ड करो इलेक्शंस को, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि कराया जाए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, ये जो हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बावजूद भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इस पर क्या सरकार थोड़ा सा इसमें बेसिकली ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि कितने जल्दी इलेक्शन करके रिजल्ट अपने फेवर में ले लें ताकि एक माहौल बन जाए एंड फिर आगे चल के दैट शुड इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र, झारखंड एंड अदर इलेक्शंस। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जहां हम बीजेपी के बारे में बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का एक आइडिया वो लेकर चलते हैं, और फिर अब स्प्लिट होकर हरियाणा में अलग, जम्मू कश्मीर अलग, हर जगह अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो आइडिया है ये कैसे काम करने वाला है? ये आइडिया जो है ये बहुत अच्छा आइडिया है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, मतलब ये अच्छा आइडिया होगा। हाँ, इसमें तो आपका बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इसमें एक तो स्टेबिलिटी लाता है कि 5 साल के लिए एक ही गवर्नमेंट बना रहेगा हर जगह पे, एंड दूसरा है कि इसका खर्चा बहुत कम बच जाएगा। अदरवाइज इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है कि हर साल इलेक्शन होता रहता है, हर हफ्ते ही होते हैं, हर हफ्ते यहाँ इलेक्शन हुआ, वहाँ इलेक्शन हुआ, वो चलता रहता है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज इसमें हर पार्टी इसमें आना चाहिए एंड बीजेपी के पास ना वो स्ट्रेंथ अभी है, ना ही राज्यसभा में अभी मेजोरिटी नहीं है एंड लोकसभा में भी इनका कोalition चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया कहीं ना कहीं आइडिया अच्छा है, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी इम्प्लीमेंटेड। राइट। अच्छा, जैसे आपने अभी जम्मू के बारे में बताया कि वो हिंदू बहुल इलाका हो गया और कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, तो बीजेपी का जो एक आइडिया हमेशा से रहा है वो हिंदुत्व वाला एक छवि जो रही है नॉर्थ बेल्ट में चलता ही आ रहा है, तो ये कितना प्रभावित कर सकता है जम्मू के इलेक्शंस में या जम्मू के रिजल्ट्स में और कश्मीर के रिजल्ट्स में? देखिए, जम्मू में हमेशा बीजेपी ने अच्छा किया है। अगर 2014 का इलेक्शन पे आप देखोगे तो जम्मू में उसने अच्छा किया हुआ है हमेशा, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का बेस बहुत स्ट्रांग बना है, हमेशा से रहता है। तो अब जैसे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए हैं तो और उनको बेनिफिट मिलने वाला है एंड कश्मीर में वो इनरोड करेंगे एंड आगे चल के अगर किसी के साथ अलायंस करेंगे तो उनको बेनिफिट मिल सकता है, तो वो चांस तो है उनके लिए, चांस है। अच्छा, आप जैसे आपने जम्मू कश्मीर को लेकर जो काफी ज्यादा और स्टडी की होगी, तो वहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी और ज्यादा है? देखिए, अभी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, देखिए वहाँ पे ना लोगों का जो है, लोगों का एक वहाँ करप्शन बहुत था, पहले बहुत करप्शन था एंड जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है तो लोग खुल के आ रहे हैं एंड वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत आ रहे हैं, तो लोग बड़े खुश हैं इस चीज से। एंड जैसे उमर अब्दुल्ला ने अभी अनाउंस किया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे बिल्कुल, एंड वो कह रहे हैं कि अगर जब स्टेटहुड पूरा मिल जाएगा तो मैं अपना सीट छोड़ दूंगा, फिर फारूक अब्दुल्ला वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, वो कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जो पार्टीज हैं, मतलब पीडीपी हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, इनका ना स्टैंडिंग में बहुत अफेक्ट कर चुका है बिकॉज ऑफ द करप्शन हैपनिंग इन द स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। राइट। तो अब जो हो रहा है, लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है बीजेपी के लिए एक बूस्ट है एंड जम्मू कश्मीर के जो लोग होंगे उनके लिए भी बहुत बेनिफिट। हम बीजेपी की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं है, और कांग्रेस का विवाद तो हम हमेशा से ही जानते रहते हैं, उनका इंटरनली गहमा गहमी चलती रहती है, तो कांग्रेस के लिए ये जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कैसा जाने वाला है? मेरे को लगता है अभी भी उनका वहाँ पे पुअर शो होगा, वहाँ पे पुअर शो होगा। जब हम हरियाणा की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कास्ट इक्वेशन के ऊपर एंड वहाँ पे कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो एक कांग्रेस के लिए बहुत खास स्टेट हो सकता है। बिल्कुल। तो अब हम हरियाणा के ऊपर ही आ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ये कहें कि
आया राम और गया राम जो राम आइडिया रहा है वहाँ का वही चलने वाला है, क्योंकि कोई भी सरकार दोहराई जाए वो हरियाणा के लोगों को पसंद नहीं है। और मैंने जैसे शुरुआती दौर में कहा कि बड़ा बेइज्जत करके बेचते हैं वो लोग, बिल्कुल। चाहे बीजेपी की सरकार हो जो भले अब मेजॉरिटी में है लेकिन पूर्ण मेजॉरिटी उसे भी नहीं कहा जा सकता। जेजेपी के साथ वो गठबंधन में है, नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है हरियाणा इलेक्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहाँ के लोगों की मेंटालिटी बहुत अलग है। तो कैसे हरियाणा के बारे में हम अगर बात करेंगे तो हमें और एक सेशन पूरा लेना पड़ेगा उस पर बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कास्ट इक्वेशन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग, 35 कास्ट है। राइट। मुझे लगता है यूपी बिहार के बाद हरियाणा की सेम स्टेटस पे आता है जहाँ पे कास्ट का बहुत रोल रहता है। मुझे लगता है इस बार का जो इलेक्शन होना है, असेंबली इलेक्शन, ये 4 मुद्दों पे हरियाणा में होना है। एक तो हो गया एंटी इनकम्बेंसी, जो आज जैसे आपने कहा कि हर बार सेकेंड टर्म में किसी को देते नहीं है, बट बीजेपी पहली बार ऐसा है कि 2 बार उसमें रिपीट हुई है। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी पे भी होगा, क्योंकि थर्ड टाइम उनको मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर होगा जरूर, वो एक रहेगा। दूसरा हो गया आपका अग्निवीर के ऊपर बहुत बातें हो रही है, बिल्कुल। तो अग्निवीर को लेके अग्निवीर को कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टी एक इशू बना चुकी है, बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखे हैं। तो हरियाणा में ये अग्निवीर में बहुत सारे लोग गए हैं एंड आर्मी में हमारा बहुत सारे हरियाणा से लोग जाते हैं, तो हरियाणा में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चलेगा, इस पे डिस्कशन होगा। तीसरे में आप आ जाइए, विनेश फोगत अभी ओलंपिक से हार के आई हुई है, बट लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है एंड रेसलिंग फेडरेशन के साथ उनका लड़ाई हुआ है। उस टाइम पे उनके साथ जो बिहेवियर हुआ था, जो जब आप प्रोटेस्ट करते हो पब्लिक में तो पुलिस आपको ये करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब अटैक तो नहीं कहूंगा, मतलब पुलिस अपना एक्शन लेते हैं, तो उसमें जो अफेक्ट हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है एंड ये इशू अभी बढ़ता जाएगा। इस इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा विनेश फोगट। आपको क्या लगता है कि बजरंग पुनिया, इंडे सारे, बिल्कुल। तो आगे चल के जैसे विनेश फोगाट वाली बात ही हो रही है, इलेक्शन में इनको टिकट मिल सकता है, इस तरह का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ये ऑप्शन तो सबसे पहला ऑप्शन होगा कि हर पार्टी उसको टिकट देने के लिए बैठे रहेंगे, पहले ही आ जाएंगे कि भाई वोट बैंक मिल गया उन्हें, करो, ये तो पक्का होना ही है। एंड उन्होंने बहुत सिंपैथी भी ले लिया है कि भाई 3 पेज का भी एक लेटर भी लिखा है उन्होंने, रेसलिंग छोड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। अभी तो कोई रिजल्ट भी नहीं आया है मेरे हिसाब से। उनका हो गया, उनको रिजेक्ट हो गया, हमें सिल्वर मेडल नहीं मिला। बट हमारे देश थोड़ा सा क्या है, हर इमोशनल है, हम लोग सारे इमोशनल है, तो इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। चौथा जो मैं एक चौथा मुद्दा जो है वो है कास्ट है। वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जाट, नॉन जाट प्लस ब्राह्मण, क्षत्रिय जो जितने भी हैं, उन सारे के बीच में वहां तो बहुत ज्यादा होता है। तो उधर एक कांग्रेस हो गया और इधर आपका जो जेजेपी है, ताऊ देवीलाल वाला पार्टी है, हर लोग अपने अपने कास्ट एंड उसको लेके चलते हैं। उसके ऊपर बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को अभी हटा दिए एंड उन्होंने ओबीसी के ले आए, नायब सिंह सैनी को ले आए। तो एवरीबॉडी विल बी प्लेइंग द कास्ट कार्ड, बहुत स्ट्रांगली वहां पे खेलेंगे। हर आदमी का वहां पे रोल है, हर छोटे पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल। तो ये होने वाला है। तो बीजेपी के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन कांग्रेस में जो उनकी अंदरूनी गहमा गहमी चल रही है कि शैलजा कुमारी और हुड्डा के बीच में खुद ही जो चीजें लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा के जो वोटर्स हैं उन्हें भी परेशान कर सकता है। तो मुद्दा फिर बचता कौन सा ऑप्शन है? बीजेपी ऑप्शन बचेगा? बीजेपी का ऑप्शन तो बचा हुआ है, बट कांग्रेस के लिए ये है कि कांग्रेस इस बार रिकवरी किया है। आप अगर देखेंगे 2009 में ये 40 सीट इनके पास था जी। फिर 2014 में इनके पास शायद आ गया 15 सीट, फिर उसके बाद अभी 31 सीट पे फिर वापस आ गए थे 2019 में। अब जो है दे आर इन द पाथ ऑफ अभी ऊपर ग्राफ जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। प्लस लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने अच्छा किया। सेम टाइम मैं आपको और एक बात कहूंगा कि पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लोकसभा में लड़े थे। इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दे विल बी गोइंग सोलो, कांग्रेस अलग जाएगा एंड आम आदमी अलग जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा एक दूसरे के वोट काटने के लिए। एंड ये अगर जितने इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। प्लस और एक बात है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये भी डिसाइड किया कि गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पे वो बूथ खोलेंगे सोसाइटी के अंदर। अच्छा। तो जो अर्बन वोटर्स है जो वोट देने नहीं जाते थे पोलिंग बूथ पे,
अब वो वोट देंगे। एंड अर्बन पॉपुलेशन का सिंपैथी हमेशा बीजेपी के साथ रहता है, बिल्कुल, तो वो उनको एक बेनिफिट मिल सकता है, बेनिफिशियल, मतलब एक चल रहा है, दिमाग से चलने वाली बातें हो जाती हैं। बिल्कुल, ये तो हमारा पूरा डिस्कशन हो गया। अब इस पर और भी जो जानकारियां निकलती जाएंगी, जैसे जैसे पोलिंग बूथ्स और सारी चीजें सामने आएंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप आखिर तक हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, और आप जो भी व्यूअर्स हैं, और जो डिस्कशन होगा उसको भी आगे जो हम प्रोग्राम्स बनाएंगे या डिस्कशन करने वाले हैं, उन सभी को आप ज़रूर देखिएगा। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये असेंबली इलेक्शन, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस, दोनों ही सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे इलेक्शन को लेकर, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।